देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भी इस बात की घोषणा नहीं किए हैं कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे प्रधानमंत्री का दावेदार मैं हूँ। लेकिन भारत की जनता, खासकर बिहार की जनता जो है वो इनके काबिलियत की कद्र करते हुए वो मांग करती है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देश का एक बार प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो जातिगत जनगणना से कई चीज़ सामने आएगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई कदम उठाते हैं, उसके पीछे पहले सामाजिक सोच होता है, व्यक्तिगत या स्वार्थ नहीं होता है, पॉलिटिकल सोच नहीं होती है, सामाजिक सोच है कि हर दबा हुआ, कुचला हुआ, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, नीचे तबके के जो लोग हैं वो मेन स्ट्रीम में आवे, विकास के मुख्य धारा से जुड़ें। इसके लिए वो जातिगत जनगणना कर रहे हैं। इसका किसी को विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि सरकार के इस कदम का सहयोग और सपोर्ट करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस घटना का इंक्वायरी करवा रहे हैं। इसके पीछे जो भी लोग हैं जो दंगा करवाए हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने इस बात का वादा किया है बिहार की जनताओं के सामने। जो नुकसान हुआ उसकी तो पूर्ति नहीं हो सकती है। आगे इस तरह की घटना हो, इस बात के लिए बिहार सरकार मुस्तैद है। जिसने इस चीज़ को अंजाम दिया है उसको सरकार सलाखों के पीछे ढकेलने में लगी हुई और ढकेल रही है। मेरा भी जो जुबान होता है ना, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलता जुलता होता है। मैंने कभी भी, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, कभी अपने आप को दावेदार के रूप में पेश नहीं किया। अगर पार्टी के बड़े लीडर, पार्टी के कद्दावर लीडर और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जिम्मेदारी देती है कि अकील अख्तर आपको इलेक्शन लड़ना है, आप सेना में सेवा दिए हैं, उसके बाद समाज से जुड़े हुए हैं, हमारे पार्टी का अभिन्न हिस्सा हैं, आप लगभग एयरफोर्स से आने के बाद 18 साल हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपको हम समझते हैं लोकसभा के प्रबल दावेदार हैं, आपको हम टिकट देंगे तो हम स्वीकार करेंगे। अगर टिकट न भी देते हैं हमको, जिनको भी टिकट देंगे उसके लिए मैं काम करूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंट लाइन। इस वक्त मैं जदयू के वरिष्ठ नेता वो सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद अकील अख्तर के पास हूँ। अकील अख्तर जी से राजनीतिक चर्चा पर बातचीत करने जा रहा हूँ। बिहार के सीएम नीतीश कुमार विपक्षी दलों के दिल को जोड़ने के लिए दिल्ली निकल पड़े हैं, लोगों से, विपक्षी नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, एक एक करके सबसे मिल रहे हैं और एक नया फ्रंट बनाने की कवायद कर रहे हैं। आप जदयू के नेता हैं, क्या लग रहा है विपक्षी एकता को कायम करने में नीतीश कुमार सफल होंगे? इस पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले मैं बेगूसराय फ्रंट लाइन की पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा कि आप एक बहुत ही गंभीर मौजू को, सब्जेक्ट को लेकर हमारे पास आए हैं। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सियासी दृष्टिकोण से बड़े ही परिपक्व, मैच्योर और संजीदा लीडर। इनका सियासी इतिहास सब उठाइए और अध्ययन कीजिए तो आप पाइएगा, अगर अपने देश हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति सबसे बेहतर ढंग से प्रधानमंत्री के पोस्ट को, प्रधानमंत्री पोस्ट की गरिमा को और सम्मान को और देश के सम्मान को आगे बढ़ा सकते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। क्या आपको लगता है नीतीश कुमार भारत के प्रधानमंत्री के दावेदार हैं या बन सकते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भी इस बात की घोषणा नहीं किए हैं कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे प्रधानमंत्री का दावेदार मैं हूँ। लेकिन भारत की जनता, खासकर बिहार की जनता जो है वो इनके काबिलियत की कद्र करते हुए वो मांग करती है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देश का एक बार प्रधानमंत्री बनना चाहिए। विपक्ष एकता को कायम करने में नीतीश कुमार सफल होंगे? क्या विपक्ष चाहेगा कि नीतीश कुमार नेतृत्व करे और देश के प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार हो? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब ओहदे को ठोकर मारते हैं तो जाहिर सी बात है कि एकता स्थापित करना बहुत आसान है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी अपने आप को प्रधानमंत्री के रेस में नहीं ला रहे हैं। बिहार की जनता चाहती है
उनके पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं, जो बुद्धिजीवी तबका इस देश का वो चाहता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश का एक बार प्रधानमंत्री बने, इनको एक बार मौका मिले। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐसा कोई भी बयान नहीं है, ऐसा कोई भी आह्वान नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ विपक्षी एकता को स्थापित करने में लगे हुए हैं कि विपक्षों में एक एकता स्थापित हो, सामंजस्य हो, समन्वय हो, कोऑर्डिनेशन हो कि हम बीजेपी की सरकार को धूल चटा सकें। क्या आपको लग रहा है जी विपक्षी एकता हो और एकता के साथ एक फ्रंट के माध्यम से चुनाव लड़े, क्या इस पर नीतीश कुमार कामयाब होंगे? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस ढंग से आगे बढ़ रहे हैं और जिस ढंग से हर स्टेट में हर बड़े लीडर इनका अभिनंदन कर रहे हैं, इनका स्वागत कर रहे हैं, हमको लगता है कि इस मिशन में कामयाब हो जाएंगे। क्या आप किस रूप में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में आप देखना चाहते हैं? देखिए, मैंने कहा कि इनका इतिहास अगर आप खंगालते हैं, अध्ययन करते हैं, तो लंबा वक्त एज ए मुख्यमंत्री वो बिहार रहे हैं, केंद्र सरकार के अंदर बरसों बरस मंत्री रहे हैं। इनकी काबिलियत का अटल जी जैसे विद्वता वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कदर करते थे। उस वक्त भी ये अरोच पर थे, उस वक्त मोदी जी का कद इनसे बहुत कम हुआ करता था। तो काबिलियत के माने में किसी भी नेता से इनका कद बहुत बड़ा है। इनको एक मौका दे, हमें यकीन है कि देश की तमाम जो समस्या हैं उसका समाधान होगा। ये हर वर्ग के नेता होंगे, हर बिरादरी के नेता होंगे, हर जात के नेता होंगे, हर संप्रदाय के नेता होंगे, हर भाषाओं के नेता होंगे, हर राज्य के नेता होंगे। देश की विभिन्नताओं में जो एकता है उसको स्थापित करने में ये व्यक्ति सफल रहेंगे। जदयू में खासकर उल्लास का माहौल है। नीतीश कुमार दिल्ली से जो लौटे हैं तो जदयू कार्यकर्ताओं में उल्लास है, जो बिहारी इस बार प्रधानमंत्री बनेगा। क्या आपको क्या लगता है? नीतीश कुमार का बहुत स्वागत हो रहा है फूल मालों से। देखिए, सिर्फ जदयू कार्यकर्ता ही नहीं, आप देखेंगे महागठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं बिहार के, उन तमाम के अंदर एक उल्लास है, एक खुशी का माहौल है। महागठबंधन के जितने नेता हैं, खासकर जो बिहार से जुड़े हुए, उनका डिमांड है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक मौका दिया जाए। और जिस तरह से इनका कद है उस हिसाब से प्रधानमंत्री के लिए सबसे डिजर्विंग कैंडिडेट है अपने देश के अंदर तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। ये हम बार बार कह रहे हैं कि जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आप को इस पद से अलग रखे हुए हैं, अभी तक उनकी ज़ुबान से ऐसा कोई बात नहीं निकला है, लेकिन जनता डिमांड कर रही है। नीतीश कुमार तो खुद अपने को कहा जो मैं प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं हूँ, जनता को भी मना किया जो मेरा नाम नहीं ले। देखिए, ये बात आप कह रहे हैं, जो लोग के अंदर सलाहियत होता है, जिन लोगों के अंदर काबिलियत होती है, जिन लोगों के अंदर हिम्मत और हौसला होता है, वो कभी ओछी राजनीति नहीं करते हैं, वो अपना नाम नहीं लेते हैं। नाम लेने वाला तो ओछी राजनीति करता है, अपने आप को पेश करने वाला। लेकिन हम क्या कहें कि बिहार की जनताओं का डिमांड है, देश के तमाम पार्टी के जो बड़े बुद्धिजीवी लीडर्स उनका डिमांड है, बिहार के तमाम जो हमारे महागठबंधन के साथी उनका डिमांड है, और जदयू के कार्यकर्ता की तो डिमांड है ही। नीतीश कुमार का नाम आने से, विपक्षी एकता को जोड़ने से बीजेपी में बौखलाहट, घबराहट है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? अगर वाकई में विपक्षी एकता कायम हो जाए तो आप यकीन जानिए कि बीजेपी का सुफरा साफ हो जाएगा। बीजेपी के अंदर हतोत्साहित भी है, बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, बीजेपी समाज को बांटने की राजनीति करती है। हम पूछते हैं कि कोई भी चीज़ होगा कानून के दायरे में, देश चलेगा कानून के दायरे में। इसके लिए हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास न्यायालय है, हमारे पास पुलिस व्यवस्था है। हम अपने मन से बयान दें और वो बयान सही हो और या कोर्ट के बाहर हम हर चीज़ फैसला कर लें, वो चीज़ें गलत है जो बीजेपी के राज में बढ़ावा मिला है। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने से कानून का राज होगा। आप देखे होंगे गुज़िस्ता सालों में जो बिहार का विकास हुआ है, बिहार का डेवलपमेंट हुआ है, हर क्षेत्र में बिहार के लोग जो आगे बढ़े हैं, ये सराहनीय है। यह चीज़ अब जबकि बिहार को एक सपोर्ट मिलना चाहिए केंद्र से, जो सपोर्ट नहीं मिल पाया। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार का हमेशा डिमांड रहा कि बिहार को जो अति पिछड़ा राज्य उसका दर्जा मिले, विशेष पैकेज मिले, लेकिन केंद्र ने इसका कोई ख्याल नहीं रखा। वो बिहार की जनताओं से उनका वो अटैचमेंट नहीं है जो होना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं सिर्फ बिहार नहीं, जो स्टेट पिछड़ रहा विकास की राह में, उन तमाम स्टेटों को हम लोग विशेष पैकेज देंगे, विशेष राज्य का दर्जा देंगे। नीतीश कुमार जब भाजपा के साथ थे तो विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मांगे? जब साथ में रह के ये काम उनको करना चाहिए। आप ये सवाल कह रहे हैं ना, आप अगर उठाइए, यह दर्जा, यह मांग को नीतीश कुमार ने कभी नहीं छोड़ा।
ये मांग नहीं मांगना भी एक वजह है कि हम बीजेपी से अलग हुए हैं। इस मांग को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब से उठाया उस मांग पर कायम है। एक भी बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि विशेष आचार दीजिए न दीजिए, हम आपके साथ हैं। बिहार में जातीय गणना की दूसरी चरण शुरू हो गया। आप जातीय जनगणना को किस रूप में देखते हैं? ये राजनीति है या सही में जातीय गणना बिहार के लोगों की ज़रूरत है? देखिए, समाज के हर वर्ग का विकास हो, ये मानते हैं ना, हमारे हर वर्ग का विकास हो, समाज का कोई वर्ग अछूता न रहो। जो इस धरती में पैदा लिया, जो भारत माँ को अपनी माँ माना, जो इस सरजमी से मोहब्बत करता है, सबको अधिकार मिले, सबको बराबरी का अधिकार मिले। तो जातिगत जनगणना से कई चीज़ सामने आएगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई कदम उठाते हैं, उसके पीछे पहले सामाजिक सोच होता है, व्यक्तिगत या स्वार्थ नहीं होता है, पॉलिटिकल सोच नहीं होती है, सामाजिक सोच है कि हर दबा हुआ, कुचला हुआ, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, नीचे तबके के जो लोग हैं वो मेन स्ट्रीम में आवे, विकास के मुख्य धारा से जुड़ें। इसके लिए वो जातिगत जनगणना कर रहे हैं। इसका किसी को विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि सरकार के इस कदम का सहयोग और सपोर्ट करना चाहिए। खबर आ रही है जो मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से दर्जनों लोग मर गए, कई घायल हैं। क्या जब बिहार में शराब बंदी है तो फिर शराब ये कहाँ से? देखिए, सरकार को बदनाम करने के लिए भी जो हमारा विपक्षी है वो कुछ न कुछ साजिश करते रहते हैं, बयानात के वजह से हो या हंगामा करा के या दंगा करा के। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो शराब के जो विरुद्ध उठाया गया कदम है वो सराहनीय कदम है और द्वितीय कदम है। इसे हम सब लोगों को पार्टी से भी ऊपर उठकर इसकी तारीफ़ करना चाहिए, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। इससे जो गरीब परिवार उजड़ जाते थे, जो घर उजड़ जाते थे, जिस घर में कलह होता था, लोग शराब पी के आते थे, अपने बच्चों और अपने पत्नियों के साथ जुल्म और ज्यादती करते थे, उसका ग्राफ कितना गिरा है। आप छुप रूप से जो काम कर रहे हैं। हमने ये जहरीली शराब जो है, आपने जो सवाल किया उसी का जवाब हम देना चाह रहे हैं। पत्रकार महोदय, थोड़ा धीरज रखें। ये जहरीली शराब का मामला है, सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, प्रशासन पर पूरी तरह से लगाए हुए हैं, कोशिश में है। लेकिन ये घटना घटित हो रही है, सरकार उसको कैसे किरदार तक पहुंचाएगी। जो लोग शराब बना रहे हैं, जो लोग शराब के धंधे में शामिल हैं, या जिस ढंग से उनको सपोर्ट किसी का मिल रहा है, उस सारे तार कनेक्शन को तोड़ दिया जाएगा और शराब बिहार में पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आह्वान है। शराबबंदी को आप सफल मान रहे हैं? आपके हिसाब से क्या पूरी तरह से सफल है? आंशिक रूप से तो हर कानून के लोग धज्जी उड़ाते हैं जो कानून को नहीं मानने वाले लोग हैं, लेकिन जो लोग कानून को नहीं मानते हैं उनको सज़ा भोगने के लिए तैयार रहना होगा। उनको सज़ा कानून देगी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सज़ा नहीं देते हैं, उनकी पार्टी का वर्कर को सज़ा देता है। सरकार सज़ा दिलवाती है कोर्ट के माध्यम से। हमारे यहाँ कोर्ट जिंदा है, कचहरी जिंदा है, वकील है। उनको भी मौका दिया जाएगा, तुम बेगुनाही का सबूत देते हो, तुम बेकसूर हो तो तुम को सज़ा से बरी किया जाता है। हमारे यहाँ न्यायालय है, यहाँ कानून का राज है, न्याय का राज है बिहार के अंदर। रामनवमी के दिन शोभा यात्रा के दौरान बिहार में कई जगहों में हिंसा हुआ। बिहार शरीफ, रोहतास, सासाराम में, बिहार शरीफ में मदरसे, लाइब्रेरी की धार्मिक किताब को जला दिया गया। कि इस घटना को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, कोई फसाद हो, घटना हो, धार्मिक जुलूस उन्माद में बदल जाए, मदरसे को नुकसान हो या मदरसा के में रखी हुई जो बेशकीमत किताबें हैं, जो धरोहर है मदरसे का और देश का और समाज का, उसका नुकसान हो, इसका पुरजोर तौर पर मैं, मेरी पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका निंदा करते हैं। जो घटना हुआ उसके पीछे एक मुनज़्ज़म साजिश थी। इस साजिश का पर्दाफाश किया जा रहा है और बहुत जल्द सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आ जाएगा कि इसके पीछे कौन था, कौन लोग थे, किसका ये मिशन था। बिहार में महागठबंधन की सरकार होते हुए भी दंगा फसाद हो गया, इतनी बड़ी घटना हो गई। क्या इसकी जिम्मेदारी महागठबंधन लेगी? सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस घटना का इंक्वायरी करवा रहे हैं। इसके पीछे जो भी लोग हैं जो दंगा करवाए हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने इस बात का वादा किया है बिहार की जनताओं के सामने। नुकसान तो हो गया, इतनी बड़ी लाइब्रेरी से सैकड़ों सालों की किताब चली गई, कई धार्मिक
धरोहर जो है। इस बारे में जो आपका दुख है वो वाजिब है, आपके सवाल भी वाजिब है। जो नुकसान हुआ उसकी तो पूर्ति नहीं हो सकती है। आगे इस तरह की घटना हो, इस बात के लिए बिहार सरकार मुस्तैद है। जिसने इस चीज़ को अंजाम दिया है उसको सरकार सलाखों के पीछे ढकेलने में लगी हुई है और ढकेल रही है। चुनावी साल है, 24 में लोकसभा का चुनाव होना है। क्या लगता है बेगूसराय से महागठबंधन या जदयू में कौन एमपी के कैंडिडेट बेगूसराय से हो सकते हैं? देखिए, आपका जो सवाल है महागठबंधन का, हम लोग अपने नेता से ये मांग कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, कि बेगूसराय के सीट से जदयू अक्सर फातेह हुआ है, इलेक्शन जीता है। तो बेगूसराय के सीट का सबसे अगर कोई प्रबल दावेदार है तो जदयू है। अब जदयू के अंदर बहुत अच्छे अच्छे उम्मीदवार हैं, आपको ही पता है, और बेहतरीन उम्मीदवार हैं। हम चाहेंगे उसी में से किसी एक उम्मीदवार को जो बेहतर हो बेगूसराय के लिए, जो बेगूसराय के जनमानस का ख्याल रखे, बेगूसराय के विकास को पटरी पे बनाए रखे। क्योंकि बेगूसराय सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर ज़िला भी है बिहार का। जो हमारे कुछ काम हैं जो अधूरे रह गए हैं, जो उसमें रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय का डिमांड बरसों से है, तो ऐसा सांसद बने जो बेगूसराय के अंदर इस तरह की जो चीज़ें जो पेंडिंग रह गई, नहीं हो पाया, जिसमें प्रोसेस शुरू है लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। बाकी काम हुआ कि इंजीनियरिंग कॉलेज बेगूसराय की धरती पे खुला, रामधारी सिंह जी के नाम पर रामधारी सिंह जिनका इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। एक यूनिवर्सिटी का डिमांड है जिससे बेगूसराय के बच्चों को कहीं और जाना नहीं पड़े। आपके हिसाब से जदयू का ही उम्मीदवार होना हाँ, चाहिए? मेरे हिसाब से जदयू का उम्मीदवार हो, और जदयू एक क्वालिफाइड को, एक पढ़े लिखे को, एक बेदाग को, एक अच्छे को। मैं नाम किसी का नहीं ले पाऊंगा क्योंकि हाई लेवल के लोग इस पर फैसला करते हैं, लेकिन हमारी नज़रों में भी कई लोग हैं। आप भी राजनीति में बहुत दिनों से हैं। आप वायुसेना से अवकाश प्राप्त करने के बाद राजनीति में उतरे हैं। क्या आप भी उम्मीदवारी के रेस में हैं? मेरा भी जो जुबान होता है ना, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलता जुलता होता है। मैंने कभी भी, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, कभी अपने आप को दावेदार के रूप में पेश नहीं किया है। अगर पार्टी के बड़े लीडर, पार्टी के कद्दावर लीडर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन सिंह साहब हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा साहब हैं, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जिम्मेदारी देती है कि नकील अख्तर आपको इलेक्शन लड़ना है, आप सेना में सेवा दिए हैं, उसके बाद समाज से जुड़े हुए हैं, हमारे पार्टी के अभिन्न हिस्सा हैं, आप लगभग एयरफोर्स से आने के बाद 18 साल हमारे पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपको हम समझते हैं लोकसभा के प्रबल दावेदार हैं, आपको हम टिकट देंगे तो हम स्वीकार करेंगे। अगर टिकट नहीं भी देते हैं हमको, जिनको भी टिकट देंगे उसके लिए मैं काम करूँगा। मैं हमेशा, चाहे कोई भी इलेक्शन हो, हम निस्वार्थ रूप से पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारा कभी मकसद नहीं रहा कि हम लोकसभा लड़ें, विधानसभा लड़ें, चेयरमैन बने, क्योंकि पार्टी के आला जो हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे बड़े नेता हैं, उनको सब कुछ पता होता है कौन पार्टी के लिए बेहतर है, पार्टी के लिए कौन बेहतर होगा। अभी हमसे बातचीत कर रहे थे जदयू के वरिष्ठ नेता और सामाजिक कार्यकर्ता एसएम अकील अख्तर। एसएम अकील अख्तर ने अपनी बेबाकी से बात रखी, राजनीति, आज के सियासत पर गंभीर सवालों का भी जवाब इन्होंने दिया। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।